नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई क्लास में। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीएम एंटोमोलॉजी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। एक ऐसा एंटोमोलॉजी का क्वेश्चंस जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चंस के बगैर आपका पेपर बन ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वॉच करना। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका यहाँ पे आपको जवाब बढ़िया से आंसर इसका क्लियर मिलेगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं, इसको पूरा देख लेना और यकीन मानिए आपके पेपर में आपके जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे जो आईपीएम है ना, जो आईपीएम है ये क्या होता है। आईपीएम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम के पूरे नाम की बात करी जाए बच्चों, क्या अगर हमसे कोई पूछे कि जो सर आईपीएम है इसका पूरा नाम क्या होता है आईपीएम, तो पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट और मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हिंदी में बोल सकते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि एकीकृत कीट प्रबंधन का मतलब ये होता है द कंबाइंड यूज ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल and chemical for controlling the harmful pest are called as integrated pest management। मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों कि जो आईपीएम है वो क्या होता है? किसी कीट को मारने के लिए जो हमारी फसल को हानि पहुंचाते हैं उसके लिए अपन लोग जो है कुछ कृषि क्रियाएं अपनाते हैं, चाहे वो कल्चरल क्रियाएं हो, कृषि क्रियाएं हो, उसके द्वारा कीट का अगर प्रबंधन हो रहा तो कल्चरल क्रियाएं हैं। फिजिकल मेथड का हम यूज कर रहे हैं, कोई हम मैकेनिकल मेथड यूज कर रहे हैं, कोई ट्रिक जैसे मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए अपन लोग ट्री बाइंडिंग कर देते हैं ना। बायोलॉजिकल मेथड भी हम अपना सकते हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनको हम खेत में छोड़ देते हैं तो वो कीटों को खा लेते हैं और फसल को हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो मैकेनिकल्स है। केमिकल्स हम लोग सभी जानते हैं, जो कीट को मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स प्रयोग में लाए जाते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें को तो हम सर बोलते हैं केमिकल कंट्रोल। इंसेक्टिसाइड डालते हैं, उससे हमारे जो कीट हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। कुल मिला के आईपीएम एक समन्वित तरीका है किसी कीट को मारने का। पहले हमने कल्चरल प्रैक्टिस को अपनाया, कीट मर गया तो अच्छी बात है। फिर हमने फिजिकल मेथड को अपनाया, मर गया तो अच्छी बात है, नहीं मरा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करेंगे। अगर फिर भी कीट कंट्रोल नहीं होते इसके बाद हम मैकेनिकल, और तब भी नहीं होते तो प्यारे बच्चों लास्ट में हम क्या करेंगे? केमिकल से तो कीट मरना ही मरना है। बस केमिकल्स का यूज हम लास्ट में इसलिए करते हैं ताकि केमिकल लास्ट उपाय होता है। ठीक है ना, केमिकल से क्या होता है? हमारा पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है ना, ओजोन लेयर को भी प्रॉब्लम होती है। तो ज्यादातर जो हो सकता है आज के जमाने में जो है इंटीग्रेटेड तरीका अपनाया जाता है। ठीक है ना, अगर कोई चीज फिजिकल कम खर्चे मर जाए, मान लो फिजिकल या कल्चरल मेथड से मर जाए, तो हम क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करें, है ना भाई। केमिकल्स का प्रयोग करने में कॉस्ट ज्यादा आती है और हार्मफुल भी होता है, आदमी के लिए, फसल के लिए, सभी के लिए होता है, इसलिए उसको हम बाद में। कुल मिला के कीट को कंट्रोल करने के लिए इन सभी मेथड को एक साथ में जब एक क्रम से अपनाया जाता तो इस टर्म को ही क्या बोलते हैं? एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलेंगे आगे बच्चों। इसी परिभाषा को यहां पे फिर दिखा दिया गया है। इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल इज ए ब्रॉड बेस्ड अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स बोथ chemicals and non-chemicals practices for economic control of pest. IPM aims to suppress pest population below the economic injury level। और जो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है प्यारे बच्चों, है ना, इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक
पहुंचने से पहले ही अपने क्या करना है, कीट को कंट्रोल कर लेना। कीट को कंट्रोल करने के दो टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ETL और EIL। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। क्या इसका मतलब बच्चों है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगर कीट को आपको कंट्रोल करना है तो उसकी इस स्टेज पर आप कंट्रोल कर लो तो फसल को हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर आप कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज्यादा उस समय हमारी फसल बेकार हो जाती है, उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता कीट को कंट्रोल करने का ला। इसलिए बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने से पहले ही अपने को कीट को कंट्रोल कर लेना। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। पूरा लेक्चर देखना बच्चों, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कहानी आपको बढ़िया से समझ में आएगी, ठीक है ना। आईपीएम कंट्रोल मेथड की प्यारे बच्चों बात करी जाए, अभी तो हमने परिभाषा में यही तो पढ़ा था कि द कंबाइंड यूज ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज सच एज कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ हार्मफुल पेस्ट। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो वही तो यहाँ पे क्रम है भाई। आईपीएम क्या है, आईपीएम का मतलब ही आप समझ लो एक बार बढ़िया से। आईपीएम क्या है बच्चों, देखो आईपीएम की बात करी जाए तो क्या है, कंट्रोल मेथड्स हैं। किसी कीट को कंट्रोल करने के मेथड्स होते हैं, विधियां होती हैं। वो कौन सी? अगर पहली विधि की बात करी जाए बच्चों कौन सी है, अपनी कल्चरल विधि है। विधि नंबर 2 की बात करी जाए तो फिजिकल मेथड है। विधि नंबर 3 की बात करी जाए तो बायोलॉजिकल है। और विधि नंबर 4 की बात करी जाए तो केमिकल्स है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों हम आगे। तो सबसे पहले जो विधि हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं कल्चरल। जो हमने विधि सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट की है कल्चरल मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, कल्चरल मेथड। और कल्चरल मेथड में बच्चों जो पहला मेथड हमारी जो विधि है वो क्या है, कल्चरल मेथड्स को अपन लोग पढ़ेंगे, कल्चरल मेथड्स को। और इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, फसल या फिर खेत का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑब्लिक क्रॉप। देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट बहुत सीधा और सिंपल है। फसलों एवं क्या है मेरे बच्चों, फसलों एवं वृक्षों के सफल उत्पादन हेतु, है ना, फसलों एवं वृक्षों के सफल उत्पादन हेतु उचित जलवायु क्षेत्र एवं खेत का चयन आवश्यक है। फसल एवं वृक्ष की प्रजाति ऐसी होनी चाहिए जो उस जलवायु क्षेत्र विशेष के प्रमुख कीटों, रोगों के प्रति सहनशील हो। तो कुल मिला के फसल या खेत का चुनाव ऐसा करना चाहिए जहां पे कीट वगैरह कम से कम लगे, है ना, जहां पर कीट वगैरह क्या है कम से कम लगे। जहां पर कीट वगैरह क्या है कम से कम लगे। कुल मिला के कीट और रोगों की सहने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार के अच्छे खेत का चयन करना चाहिए। जैसे माइथिमना सेपराटा एक कीट है, स्पोडियोप्टेरा मैरियोटा और यस लितेउरा, ये सारे कीट्स होते हैं, प्राय सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ राज्य विशेष के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कीट बाढ़ के उतर जाने के बाद विशेष तौर से नजर आते हैं। नींबू वर्गीय पौधों को बलुई मृदा तथा जलाक्रांत वाले एरिया में जो है खेती करने पर उनका क्या होता है, इन कीटों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जैसे गुरदासपुर बोरर है ना, गन्ना में लगता है यह कीट है ना, खेतों में गन्ना की पेड़ी लगाने पर इस कीट की और अधिक बढ़ावा मिलता है। फसलों में अनियमित असमान वृद्धि होने से छोटे और नवजात पौधों का पीड़कों का आक्रमण अधिक होता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर कीट और बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो। और ठीक है ना, जैसे कुछ कीट ऐसे होते हैं पर्टिकुलर जिन रीजन में ज्यादा लगते हैं, वहां पर उसका आपकी खेती भी नहीं करनी चाहिए। तो ये पहला तरीका था कल्चरल मेथड को कंट्रोल करने का। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट बच्चों प्लॉइंग यानी जुताई। डीप समर प्लॉइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गर्मियों की गहरी जुताई। अगर आप गर्मियों की गहरी जुताई बच्चे करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल कीट के जो
जो लार्वा होते हैं ना, जो कीट छुपे हुए होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यही बात लिखी इस हेडिंग में कि भूमि की गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर छुपे विभिन्न प्रकार के कीटों के जो अंडे होंगे, है ना, अंडे होंगे, प्यूपा होगा, निमेटोड है, दीर्घकालीन खरपतवार के जो राइजोम्स होंगे, है ना, बल्ब होंगे, अन्य जीव बाहर आ जाते हैं और अपने प्राकृतिक शत्रुओं का आहार बनते हैं। जुताई के समय खेतों पर हल अथवा ट्रैक्टर के पीछे चिड़ियों का चलना इसका अच्छा उदाहरण है। बोले तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जब जो जुताई करी जाती है उस समय कीटों के जो प्यूपा होंगे, अंडे होंगे, है ना, और खरपतवार वगैरह के जो होंगे, कई ऐसी चीजें होती हैं कि जुताई के समय बाहर आ जाती हैं खेत से बाहर। तब देखते हैं हम लोग, जब जुताई करते हैं उस समय खेत में चिड़ियां बहुत सारी आ जाती हैं, जो कि प्राकृतिक शत्रु का काम करते हैं, कीटों को खा करके, और हमारे क्रॉप और हमारी खेती की दृष्टि से हमें लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे देख लो, कीटाणु विशेषकर जब प्यूपा अवस्था में होते हैं तो वे असहाय होते हैं। प्यूपा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कीट बिल्कुल असहाय होते हैं, उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। भूमि की जुताई और गुड़ाई के लिए प्रयुक्त उपकरण का प्रकार भी महत्वपूर्ण है। ढलुआ बोर्ड वाले हल आमतौर पर हाइबरनेटिंग कीटाणुओं को दबाने और उसे प्रजातियों के अंडों और लार्वा को सतह पर लाने में अधिक उपयोगी होते हैं। बार बार गुड़ाई और जुताई मिट्टी में रहने वाले कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये थी हमारी जुताई हेडिंग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला है बीज यानी प्लांटिंग मटेरियल। प्यारे बच्चों, बीज या प्लांटिंग मटेरियल क्या होते हैं देखते हैं हम लोग। अनेक रोगाणुओं एवं कीटाणु बीज, कलम या अन्य संकरित पौधों द्वारा एक फसल से अगली फसल तक पहुंचते हैं। यानी जब आप बीज की बुआई करें या फिर बीज आप जहां से परचेज कर रहे हैं, जहां से प्यारे बच्चों बीज आप खरीदते हैं, ध्यान रहे हमेशा बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, जिससे क्या होता है, रोग और कीटों का आक्रमण कम से कम देखने को मिलता है। इसलिए सीड का ट्रीटमेंट अवश्य करने, साथ ही साथ विश्वसनीय स्थान से ही आप बीज को खरीदें। अतः नई फसल लेने के लिए ऐसे प्रमाणित बीज इस्तेमाल करना चाहिए जो सभी प्रकार के रोगाणुओं एवं कीटों से मुक्त हों। जैसे देख लो आप, पिंक बॉलवर्म कपास का एक कीट है ना, का हाइबरनेशन लार्वा कपास के दोहरे बीजों में पाया जाता है और इसे बिनौला को उठाई के समय धुआं करके नष्ट किया जा सकता है। जैसे जो पिंक बॉलवर्म कीट है कपास का, जब हम बिनौला रेशे से फाइबर, जब बिनौला से हम लोग जो है फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस समय जब क्या करते हैं हम लोग, धुआं करके जो है इस कीट को अपन लोग नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। निमेटोड मुक्त पौधे के इस्तेमाल करने पर टमाटर एवं बैंगन अपेक्षाकृत निमेटोड से बचा रहता है। केला के स्वस्थ सकर्स तथा गन्ने के स्वस्थ केन सेट्स के प्रयोग से केला एवं गन्ना क्रमशः, ये सारे इस प्रकार से डिटेल्स है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है बुवाई का समय तथा फसल अवधि, प्लांटिंग डेट्स एंड क्रॉप ड्यूरेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधों की रोपाई के समय का समायोजन करके कुछ कीटाणुओं के प्रकोप से बचा जा सकता है। यानी सीधी सी बात है, किसी भी बीज की सही टाइम पर बुवाई करने से बहुत सारे कीट और बीमारियों से रक्षा मिलती है, बहुत सारे कीट और बीमारियों से निजात मिलता है हमारी क्रॉप को। इसलिए समय से बुवाई करनी चाहिए। किसी विशिष्ट कीट प्रजाति के अंडा देने की अवधि में रोपाई नहीं करनी चाहिए। जिस समय कोई कीट अंडा देने की अवस्था पर है, उस समय आपको उस बीज की बुवाई या फिर रोपाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, है ना। कीटों का हमला शुरू होने से पहले छोटे पौधों को स्थापित किया जा सकता है। जब कीट स्टार्टिंग फेज में हमारी क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं, उस समय हम जो है कुछ छोटे पौधों को जो है लगा सकते हैं फील्ड पर। नेक्स्ट बच्चों, आगे देखेंगे अवांछित पौधे, ऑफ टाइप एंड वॉलंटियर प्लांट्स को नष्ट करना। खेत में जो अन्य प्रकार के पौधे हमारे उगाते हैं, जैसे धान के खेत में जंगली धान, है ना, गेहूं के खेत में गेहूं का मामा है, बथुआ, कुल मिला के वॉलंटियर प्लांट्स हो चाहे ऑफ टाइप प्लांट हो, जब ये खेत में उगाते हैं उनको प्रॉपर टाइम पर क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि उस समय अगर मैनेज नहीं करेंगे तो उन पर अटैक करने वाले बहुत सारे कीट और बीमारियां हमारी फसल को भी हानि पहुंचाती हैं। इसलिए उनको समय से रिमूव कर देना चाहिए अपने खेत से। ठीक है ना। तो यही कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं।
फसलोत्पादन के दौरान एक नई प्रजाति अशुद्ध होकर ऑफ टाइप हो जाती है। ऐसे ऑफ टाइप प्रजाति मानक प्रजाति के साथ साथ उगती है तथा अधिक संवेदनशील होने के कारण पीड़कों को अधिक आकर्षित करती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बचे हुए आलू के ट्यूबर जल्दी अंकुरित होकर एवं अन्य स्पीशीज को आकर्षित करती हैं। तो सीधी सी बात है, डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं, बाकी बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। आगे जो प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट है वो क्या है, आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है अपना बच्चों। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास में वैकल्पिक आश्रय पौधा अल्टरनेटिव होस्ट को समाप्त करना। बहुत सारे कीटाणुओं एवं रोगाणुओं का वैकल्पिक आश्रय पौधा विशेषकर खरपतवार होता है जो बेमौसम में उन पीड़कों को जीवित रखने में सहायक होते हैं। यानी सीधी सी बात है, जो खेत है जिसमें फसल के साथ में जो खरपतवार उगते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारी फसल नहीं होती तब भी कीटों को आश्रय देते हैं, रुकने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए। इसलिए खरपतवारों को निदान आपको बहुत जल्दी करना, क्योंकि खरपतवार स्वयं तो हानि पहुंचाते हैं फसल को, साथ ही साथ उन पर आश्रय करने वाले कीट भी हमारी क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए खरपतवारों को समय से मारना अति इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल इस बात को आपको समझना चाहिए भाई। जैसे पैडी मिलीबग है, आर्मी वर्म है ना, फ्रूट सकिंग मॉथ है, परजीवन व्यतीत, टोमेटो लीफ कर्ल, ये सब ऐसे ही होते हैं, कीट ऐसे ही हानि पहुंचाते हैं। इनके लिए जहां पे इनकी खेती करी जाए वहां पे कीटों को नष्ट कर देना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे हमारा है थिनिंग। आगे क्या है, थिनिंग। थिनिंग क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं। थिनिंग क्या है देख लेते हैं। अगर बात यह थिनिंग की तो क्या है, थिनिंग यह संक्रिया पीड़कों की संख्या को प्रभावित करता है। कपास में टॉपिंग करने से ओल्ड बर्ड बॉलवर्म यानी हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा के द्वारा दिए गए अंडों का सफाया हो जाता है। उसी प्रकार उच्च बीज दर पर बुवाई तथा तदुपरांत थिनिंग करने से कपास, मक्का, मिलेट्स है ना, इनकी जो हाइब्रिड्स होते हैं पीड़कों के आक्रमण से बचाया जा सकता है। थिनिंग द्वारा अस्वस्थ पौधों का निकाल दिया जाता है, यानी थिनिंग एंड टॉपिंग। प्यारे बच्चों, थिनिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी और पौधों की संख्या को मेंटेन किया जाता है। इस टर्म को बोलते हैं थिनिंग, जिससे राइस सरसों से संबंधित होती है ज्यादा से ज्यादा। इसी प्रकार टॉपिंग क्या होता है, किसी भी किसी प्लांट के अपर पास्ट, जो ऊपरी भाग है, जो शीर्ष भाग है, उसको रिमूव करना प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, टॉपिंग। रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज टॉपिंग। क्लियर। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे कीट से कंट्रोल हो जाता है, हमारा पौधा बच जाएगा, बहुत सारे कीटों का मैनेज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रूनिंग की बात करी जाए और क्रॉप रेजिड्यू की बात करी जाए। प्यारे बच्चों, क्या है, कोई भी पौधा है अगर उसके प्रूनिंग काट छांट की जरूरत है तो उसमें काट छांट करनी चाहिए। दूसरी बात, क्रॉप रेजिड्यू, जैसे हमने फसल को काट लिया, उसका जो अवशेष बचता है, जैसे हमने धान की खेती कर रहे हैं, धान का पुआल है, उसका जो अवशेष बचेगा उसको अपने को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है देखते हैं। फलदार एवं वानगी पौधों के अस्वस्थ भागों को प्रूनिंग द्वारा काट छांट कर हटा दिया जाता है। आपस में सटे जुड़े पत्ती एवं टहनियों को जो कीटाणुओं का आश्रय होता है काट छांट कर हटा दिया जाता है। ऐसे कटे छटे अवशेष को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है ना। इस प्रकार से ये डिटेल्स को आप देख सकते हो। बहुत सारे फ्रूट वाले फल ऐसे होते हैं जिसमें काट छांट अति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काट छांट करा जाता है, उसमें नई शाखाओं पर फल फूल आते हैं
और जो पुरानी शाखाएं अगर काट छाट नहीं करते वहां पे क्या होता है, कीट और बीमारियों को पनपने का मौका मिल जाता है जो हमारे फलों को हानि पहुंचाती हैं। क्लियर? तो उनको प्रॉपर टाइम पर मैनेज कर लेना चाहिए। आगे है फर्टिलिटी मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, फर्टिलिटी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए तो आप सभी जानते हो। पादप वृद्धि मृदा की उर्वरता पर निर्भर होती है और जो प्रत्यक्ष रूप से पीड़कों को प्रभावित करती है। फास्फोरस उर्वरक के प्रयोग करने से लोबिया में जैसिड तथा चना में हेलिकोबर्पा आर्मीगेरा आक्रमण से बचाव मिलता है। पोटेशियम की निम्न मात्रा सप्लाई। कुल मिलाकर मैं इन सभी बात से समझ सकता हूं कि जैसे पोटेशियम जो तत्व होता है इसका यूज करने से हमारे प्लांट्स में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है जो कीट और बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। इसलिए प्रॉपर मात्रा में पोटेशियम का यूज करना चाहिए जिन भी क्रॉप में आप कर रहे हैं खेती। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, बेसिक डिटेल ज्यादा आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे बात करिए फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। प्यारे बच्चों, फसल चक्र के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप एक ही फसल को लगातार खेती करेंगे तो उस पर लगने वाले जो भी कीट होंगे, इंसेक्ट होंगे, उनकी संख्या आगे और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, फसल को और ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमेशा फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी दलहन के बाद में तिलहन, ग्रेमनी के बाद में दलहनी फसल, इस प्रकार से पैटर्न अपनाना चाहिए। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में उथली जड़ वाली फसलें, डिफरेंट फैमिली की क्रॉप को हमेशा उगाना चाहिए। तो ये टर्म होता है फसल चक्र। ठीक है ना? फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र। फसल चक्र कीट प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बाकी बच्चों इससे आप पढ़ लेना, फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। आगे क्रॉपिंग स्कीम एंड ट्रैप क्रॉप्स। ठीक है ना? फसल योजना के तहत ट्रैप फसल का आकर्षण। अभी क्या होता है ट्रैप क्रॉप? ट्रैप क्रॉप के प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, कीट आकर्षित फसल, यानी जैसे कपास के चारों ओर अगर हम भिंडी की कुछ क्यारियां लगाते हैं, क्या मैंने बोला? कपास के चारों ओर भिंडी की कुछ हम पंक्तियां लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जो गुलाबी कीट है ये भिंडी पर अटैक करेगा, कपास पे नहीं करेगा और मुख्य फसल हमारी कपास है जो कि बच जाएगी। क्योंकि जो गुलाबी कीट है ये कपास का बहुत ज्यादा खतरनाक और हानिकारक कीट होता है, इसलिए अपने यह विधि अपनाते हैं जिससे हमारा कीट हमारी फसल को हानि नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है? बाकी चीजों को आप पढ़ लो अच्छे से। आगे प्रतिरोधी क्षमता रखने वाली किस्मों का इस्तेमाल, यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटीज। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी किस्में भी हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं जिसमें कीटों के विरुद्ध क्षमता ऐसी होती है कीट हानि ही नहीं पहुंचा पाएंगे, यानी कीट प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसी वैरायटी क्रॉप में डेवलप की गई हैं जिसमें कीट हानि नहीं पहुंचा पाते। तो इस प्रकार की वैरायटी की खेती करें ताकि कीट हानि ना पहुंचा पाए। ठीक है ना? बाकी जानकारी आप लोग अच्छे से पढ़ लो। आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक जो मैंने पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो कीट के कंट्रोल करने की कैसी विधियां थी? कल्चरल या फिर फिजिकल मेथड थे। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल्स मेथड बच्चों। कैसे? मैकेनिकल की बात करी जाए तो हाथ से बीन कर नष्ट करना है। डिस्ट्रॉइंग आफ्टर हैंड पिकिंग। कुछ कीट ऐसे बड़े बड़े होते हैं उनको आप हाथ से पकड़ो और मार दो, ऐसे भी कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जाल का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ नेट्स। नेट के द्वारा आप प्रयोग करके बहुत सारे कीट को फंसा सकते हो और उनको मार भी सकते हो। क्लियर? तापमान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कीट के सक्रिय रहने के लिए तापमान का एक होना बहुत जरूरी है। तापमान के उतार चढ़ाव से कीट अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, यांत्रिक फंदों का इस्तेमाल, यूज ऑफ मैकेनिकल ट्रैप्स का आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया था, कपास के चारों ओर भिंडी लगा करके हम गुलाबी कीट से जो है कपास की फसल की रक्षा कर सकते हैं। तो ये मैकेनिकल्स में चला जाएगा। आगे यूज ऑफ रेडिएंट एनर्जी, और आप सौर विकिरण किरणों का उपयोग करके भी कीटों को नष्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मैकेनिकल्स मेथड थे। प्यारे बच्चों, कुछ जैविक विधियां हैं। जैविक विधि क्या है देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक अथवा अविकृत परिस्थिति प्रणाली में
कीटाणुओं और खरपतवारों पर नियंत्रण उनके प्राकृतिक शत्रुओं के जरिए स्वतः होता रहता है, लेकिन विकृत परिस्थिति प्रणाली में रोगजन्य कीटाणु पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए अधिक परभक्षी और परजीवी कीट, माइट्स, कवक या अन्य जीव का सहारा लिया जाता है, जिसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। कीटों के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रु के रूप में अपन लोग जो है पैरासाइट्स का भी यूज करते हैं, है ना, प्रेडेटर्स का यूज भी करते हैं, पैथोजेंस का भी इस्तेमाल होता है। जब कीट ही परजीवी होता है तब उसे पैरासाइट्स कहते हैं। सीधी सी बात बच्चे है कि जैविक नियंत्रण के लिए अपन लोग कुछ ऐसे कीटों को भी छोड़ते हैं फील्ड पर जो हानि पहुंचाने वाले कीट हैं, उनका भोजन होता है, उन्हें खा करके वो हानि पहुंचा देते हैं। कुछ पैरासाइट्स का भी यूज करते हैं। तो ये सारी विधियां किसमें आती हैं? ये आती हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल मेथड में, ठीक है ना। आगे केमिकल्स मेथड में हम क्या करेंगे? सेलेक्टिव पेस्टिसाइड का हम यूज कर सकते हैं। नीम बेस्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, नीड नहीं होगा, यहाँ पे नीम होगा बच्चों, ठीक है ना। नीम बेस्ड मतलब निम्बिसिडीन वगैरह का हम यूज कर सकते हैं पेस्टिसाइड, जो कि क्या होता है, कीटों को मार देते हैं, ठीक है ना। और तो ये भी इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे बच्चों जो आपको समझना जरूरी था। तो ये थी एक बढ़िया सी क्लास, बहुत अच्छी क्लास है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। तो आप लोग यार क्या करेंगे, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, इस वीडियो को बढ़िया से बात कर लो और अच्छे से तैयार कर लो। यानी ये वीडियो देखने के बाद में आपके 6 से 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।